हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे 10th क्लास में अपरिमेय संख्याओं को प्रमाणित करना, यानी √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपके बुक में जो एग्जाम्पल और क्वेश्चन हैं वो करेंगे। यानी अपना चल रहा है रियल नंबर में वास्तविक संख्याओं में 2.2, दूसरी प्रश्नावली के 2.2 करेंगे। 2.2 के एग्जाम्पल और क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो किस प्रकार से है। 2.2 हो गया था, 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, इनके क्वेश्चन भी हो गए, एग्जाम्पल भी हो गए। आज अपन पढ़ेंगे 2.3। 2.3 के एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों करेंगे अपन। देखो किस प्रकार से आज का अपन स्टार्टिंग करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कल अपन ने पढ़ा था, एग्जाम्पल देखने से पहले आपको इसका पता होना चाहिए, यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने बताया था। परिमेय संख्या वो जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए, Q ≠ 0 और P और Q दो पूर्णांक होने चाहिए। अपरिमेय संख्या यानी जो परिमेय संख्या नहीं होंगे वो अपरिमेय संख्या होंगी, यानी जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। जिस प्रकार मान लो √2, √5, √7, √3, यानी ये क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, पहले आपको अपरिमेय संख्या के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए किस प्रकार से होता है। फिर अपन पढ़ेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या क्यों है, √3 एक अपरिमेय संख्या क्यों है, √5 एक अपरिमेय संख्या क्यों है। चलो किस देखते हैं। अपन पढ़ेंगे स्टार्टिंग में √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्नावली में यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। देखो √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें 2 पॉइंट यानी दूसरी वास्तविक रियल नंबर वास्तविक संख्याओं में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे √2, √3, √5 बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। इसलिए अपन बिल्कुल आराम से और ध्यानपूर्वक देखेंगे। आप बस बोर्ड की तरफ देखते रहो किस प्रकार से √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको अपने को प्रूव करके बताना है। एक बार अपन मान लेते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या किया, माना √2 एक यहाँ लिख लो, क्वेश्चन हल लिख लो। माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कब होती है, यानी जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q की जगह A/B भी हो सकता है, यानी अपन यहाँ A और B ले लेते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है, तब A और B दो सह-अभाज्य पूर्णांक हैं। क्या, दो सह-अभाज्य पूर्णांक हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है, तब A और B दो सह-अभाज्य पूर्णांक हैं। इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड नहीं होना चाहिए। आप एक बार लिख लो, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, माना कि √2 परिमेय संख्या है। एक बार अपने मान लिया,
ठीक है। परिमेय संख्या को अपन a बटा बी या b बटा q के रूप में लिखेंगे। तो आपके पास मैंने बोला था परिमेय संख्या में p और q पूर्णांक होते हैं, उसी तरीके से अपन a और b दो सह-अभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक है। यानी a और b दो पूर्णांक तो हैं पर सह-अभाज्य पूर्णांक हैं। अभाज्य सह-अभाज्य का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार देखो सह-अभाज्य का मतलब है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। उभयनिष्ठ का मतलब है जिस प्रकार मान लो 3 और 2 है, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ 3 है, इनमें 3 3 2 2 सेम न हो, यानी आगे थोड़ा आगे समझ में आएगा, अपन क्वेश्चन करेंगे तब उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है क्या होता है। सह-अभाज्य पूर्णांक, इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना लिख लिया। स्टार्टिंग में लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, तब a और b दो सह-अभाज्य पूर्णांक हैं, इनमें से कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अपन √2 को अपने परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या के लिए अपन इस प्रकार लिखते हैं √2 बराबर a बटा b और b नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ लिख सकते हो आप a और b पूर्णांक है, ठीक है। √2 बराबर, इसको इस प्रकार लिखेंगे, देखो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपके पास इस साइड में मान लो कोई सिंगल टर्म्स चल रहा हो और इस साइड में आपके पास कोई अपॉन वाला यानी भिन्नों में चल रहा हो, तो जो ये बराबर का चिन्ह लगाते हैं आप, ये इसके इक्वल होना चाहिए। देखो बीच में से बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो √2 बराबर a बटा b क्यों लगाया, यानी माना था हमने √2 एक परिमेय संख्या है। अपन ने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर a बटा b नॉट इक्वल टू 0, a और b दो क्या हैं, पूर्णांक हैं। इसके बाद अपन देखो किस प्रकार करेंगे, इसको गुणा कर लेते हैं, तो ये आएगा √2 b बराबर आएगा a। देखो इनको गुणा करेंगे तो b यहाँ चला गया, √2 b बराबर a, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो यानी स्क्वायर करना है, √2b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, ठीक है। √2 का स्क्वायर करते हैं तो √2, देखो यहाँ देख लो, √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, यानी जिस भी नंबर्स का अपन स्क्वायर कर रहे हैं तो वहाँ से √ हटेगा। देखो √2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, √2 गुणा √2, √3 का स्क्वायर का मतलब √3 गुणा √3, √5 के स्क्वायर का मतलब √5 गुणा √5, यानी √ से √ कैंसिल तो 2 निकल गया, यानी √2 का मान होता है 2। इसी प्रकार √3 गुणा √3 होगा 3, √5 गुणा √5 होगा 5, ठीक है। इस प्रकार से होगा। तो √2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2, और b का स्क्वायर अलग से बराबर है a स्क्वायर। देखो √2 का स्क्वायर किया तो √ हटेगा, यानी 2, और b का स्क्वायर, b तो अलग है। देखो ये रूट आप b पर मत लगा देना, अगर b पर रूट लगा दोगे तो ये आपके पास आएगा 2b। अगर b पर भी रूट होता तो ये आता 2b, परंतु अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ √2 ही √2 है, यानी b पर √ नहीं लगेगा, तो ये आएगा 2b स्क्वायर। √2 का तो रूट हटेगा और b का स्क्वायर बराबर आएगा a स्क्वायर। इसको नाम दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 1। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसके बाद अपन लिखेंगे 2b स्क्वायर 2 से विभाजित है। 2b स्क्वायर 2 से विभाजित है मतलब क्या हो गया, यानी 2b स्क्वायर में 2 का भाग जाएगा। 2b स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसका मतलब यानी 2b स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। 2b स्क्वायर 2 से विभाजित है, तब हम कह सकते हैं a स्क्वायर भी
2 से, ए स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। एक बार दोबारा देख लें, 2b स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसके इक्वल ए स्क्वायर है, तो अपन कह सकते हैं कि ए स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा, ए स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, यहां तक आप एक बार लिख लें। आगे देखो, अब अपन लिखेंगे 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, यानी 2b स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो ए स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। अब लिखेंगे अपन ए के लिए निम्न कथन, यानी ए के लिए क्या लिखेंगे अपने, ए बराबर 2c, c यहाँ क्या है, c पूर्णांक है, c पूर्णांक है। देखो a की जगह आ गया a, 2 की जगह आ गया 2, b की जगह अपन तीसरा पूर्णांक लेके आ गए यानी c। एक बार दोबारा देख लें, a का a, b का b, b की जगह आ गया नया पूर्णांक c और 2 का 2, यानी 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर था। इसमें लिखा था अपन 2b स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो a स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। a को आगे अपन बढ़ाते हुए क्वेश्चन को a को लिखेंगे, a के लिए निम्न प्रकार कथन है। a के लिए इस प्रकार लिख सकते हो, a के लिए कथन निम्न प्रकार है, यानी a की जगह आ गया a और b की जगह अपन नया पूर्णांक लेके आ गए c, दोनों तरफ वर्ग कर दो वही। दिखाई दे रहा है, वर्ग करोगे तो आएगा ए स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया तो 4c का स्क्वायर, यानी समीकरण नंबर 2। सॉरी, इसको एक बार समीकरण ना दें। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर आ गया 4c स्क्वायर। अब अपने को एक बार रफ करना पड़ेगा, यहाँ तक आप इस तरफ से लिख लें। देखो किस प्रकार से करेंगे आगे, ए स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर है, तो समीकरण नंबर 1 क्या था हमारा, यहाँ ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर या फिर b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर समीकरण नंबर 1 था। ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर समीकरण नंबर 1 था, तो ये देखो ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर, तो ये आएगा b स्क्वायर 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 से, 2b स्क्वायर, यहाँ लिख दो समीकरण 1 से। ठीक है, 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर होगा, तो देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आएगा 2b स्क्वायर बराबर आएगा 2c स्क्वायर। 2 का भाग इसमें दोगे, 2 से 2 कैंसिल, 2 का भाग इसमें दोगे तो 4 की जगह 2, यानी दोनों साइड में 2 को डिवाइड करने पर, 2 से डिवाइड करने पर इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अतः 2c स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2b स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2b स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2c स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर होता है नहीं, हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। दो स्क्वायर भी 2c स्क्वायर है,
2 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा, यानी ये 2 से विभाजित है तो ये भी 2 से विभाजित होगा। यही बात आपको लिखनी है, जो समीकरण 1 की तरह लिखी थी उसी प्रकार समीकरण 2 में जो बात है वो लिख देंगे। ठीक है, अब अपन लिखेंगे, यहाँ तक एक बार लिख लें इसको। देखो यहाँ कर लेते हैं इसको, वो क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं आगे से। अपने लिखा था लास्ट में 2b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर है, तो 2c स्क्वायर 2 से विभाजित है तो b स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। इससे आगे देखो अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखो इसमें भी समीकरण 1 भी 2 से डिवाइड हो रहा था, समीकरण 2 भी 1 से डिवाइड हो रहा है, यानी समीकरण 1 में भी 2 का भाग जा रहा था, समीकरण 2 में भी 2 का भाग जा रहा है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक क्या हो गया फिर √2 एक। अपन ने यहाँ लिखा था उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, यानी ये भी 2 से डिवाइड था और ये भी 2 से डिवाइड था, तो अपन क्या लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है। यानी अपन ने जो माना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमारा कथन गलत था, ये कथन हमारा गलत था, अतः हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना विरोधाभास है, यानी उल्टी है, जो परिमेय माना था वो नहीं होगा, यानी गलत है। अर्थात विरोधाभास के आगे लिख लो, अर्थात गलत है, अर्थात गलत है। √2 एक अलग से लिख लो, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या। जो कथन माना था वो विरोधाभास हो गया, √2 तो एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक आप एक बार लिख लो। देखो एक बार दोबारा देख लें, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। इसके लिए अपन पहले मान लेते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, अतः a और b 2 सहअभाज्य पूर्णांक हैं, इनमें से कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में करेंगे अपन, अपने बोला था कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसके लिए अपन लिखेंगे √2 बराबर a बटा b, इनको b को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2b बराबर √2b बराबर a, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये आएगा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, 2b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो a स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। ये था हमारा समीकरण नंबर 1। a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो a स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। इसके आगे अपन a का a लिखा था, यहाँ से देखो a के लिए कथन निम्न प्रकार होगा, a बराबर होगा 2, b की जगह नया पूर्णांक आ गया यानी c, b की जगह नया पूर्णांक लेके आना है समीकरण 1 के बाद यानी c,
ए बराबर 2c, c एक पूर्णांक है, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो आएगा ए स्क्वायर बराबर है 4c स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान था 2b स्क्वायर, ये रख दिया ए स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, यानी 2c स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा, ये यानी इसके बराबर है। तो अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए समीकरण 1 व 2 में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो हमारा यह कथन विरोधाभास हो गया। √2 तो एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, तो फिर √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलो इसके बाद अपन जितना आपको समझ में आया उतना ठीक है। अपन आगे वाले एक क्वेश्चन और करेंगे इसी टाइप से, तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। अब की बार ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। आप एक क्वेश्चन तैयार कर लो, √2 का कर लो, √3 का कर लो, √5 का कर लो, आपके सभी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं अपन √3 के लिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी इसको प्रूव करना है, ठीक है। अपन तो मान लेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन ने बोल दिया, परंतु अपन एक बार मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखोगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। स्टार्टिंग में आप प्रत्येक क्वेश्चन में इसी प्रकार करोगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो a और b होंगे पूर्णांक। परिमेय संख्या है तब a और b दो पूर्णांक a और b दो सह-अभाज्य पूर्णांक। सह-अभाज्य पूर्णांक इस प्रकार हैं कि दो सह-अभाज्य पूर्णांक हैं और ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। एक बार दोबारा देख लें, यही अपन √2 में लिखा था, यही √3 में लिख रहे हैं, और इसी प्रकार से √5 में लिखेंगे, इसी प्रकार से √7 में लिखेंगे। एक क्वेश्चन तैयार कर लो आप। माना √3 एक परिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या तो a बटा b आएगा, यानी a और b दो पूर्णांक आएंगे। तो a और b दो सह-अभाज्य पूर्णांक हैं और a और b में, यहाँ से लिख लो, a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखो √3 बराबर क्या आएगा, a बटा b, b नॉट इक्वल टू 0, यानी b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a और b दो पूर्णांक हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। √3 बराबर a बटा b, b नॉट इक्वल टू 0,
ए और बी दो पूर्णांक है। इसके बाद अपन क्या किया था, बी को इधर भेज दें, इस प्रकार होगा बी √3 बराबर ए, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर दो, यानी देखो दोनों तरफ है वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो यहाँ तो आएगा b² और √3 का क्या आएगा 3, √5 5 होता है, √3 गुणा √3 3 होता है, √2 गुणा √2 2 होता है। तो इसी प्रकार दोनों तरफ, चलो पहले वर्ग कर लो, b √3² बराबर a², दोनों तरफ वर्ग करने के लिए बोला था। ये तो होगा b² और ये होगा 3 बराबर आएगा a²। देखो b का तो स्क्वायर हो जाएगा, √3 का √ हटेगा, यानी 3b² बराबर है a²। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1 और इसके नीचे लिखो समीकरण 1 से स्पष्ट है तीन b² 3 से विभाजित है। देखो 3b² 3 से तो विभाजित तो होगा, तो a² भी 3 से विभाजित होगा। 3b² 3 से विभाजित है तो a² भी 3 से विभाजित होगा, ये अपन ने लिख दिया। इसके बाद देखो समीकरण 1 तक आ गए। इसके बाद मैंने क्या बताया था, कथन पूर्णांक ए के लिए, पूर्णांक है ए, पूर्णांक ए के लिए कथन निम्न प्रकार होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आगे अपन नया मोड लेंगे पूर्णांक ए के कारण। ये क्या आएगा, पूर्णांक ए बराबर होगा 3, बी की जगह क्या लेके आए थे सी, ए का ए 3 का 3, बी की जगह क्या लेके आए नया पूर्णांक सी पूर्णांक है, सी पूर्णांक ही तो है, यानी बी की जगह नया पूर्णांक लेके आना है सी। दोनों तरफ वर्ग कर दो, यह आएगा a² बराबर है 9c²। देखो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो a², यहाँ होगा 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर। अब अपन क्या किया था, a² की जगह मैं लिख सकता हूँ, यानी 3b² बराबर 9c², यानी यहाँ लिख दो आप a² बराबर 3b², ताकि आपको याद रहे a² बराबर 3b²। तो a² की जगह क्या आएगा 3b², इसको अपन यहाँ कर लेते हैं 3b² समीकरण नंबर नहीं देंगे एक बार। ये देखो 3 से दोनों में डिवाइड करोगे, यहाँ भी 3 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 3 का भाग जा रहा है, तो ये निकल के आएगा आपके पास b² बराबर 3c²। देखो 3 से डिवाइड किया तो 3 गायब, 3 से डिवाइड किया तो 9 की जगह आया 3। अब दे दो इसको समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखोगे, अतः 3c² 3 से विभाजित है, 3b² 3 से विभाजित है, तो b² भी 3 से विभाजित होगा। तीन c² 3 से विभाजित है तो ये इसके इक्वल है, यानी b² भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है,
यहाँ तक आप एक बार लिख लें। इसके बाद लिखो, अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि हमारा 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है और क्वेश्चन में यहाँ बोला गया था कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो √3 एक परिमेय संख्या तो नहीं हो सकती। अगर कॉमन आ रहा है 3 तो हमारी √3 एक परिमेय संख्या तो नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगी, √3 तो एक अपरिमेय संख्या होगी। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं हमारा कथन गलत है। यानी कौन सा कथन है, जो माना था वो गलत है, कॉमन होने की वजह से गलत हो गया। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से अपन करेंगे। चलो एक बार दोबारा देख लें। माना √3 एक परिमेय संख्या है, a और b दो सह-अभाज्य पूर्णांक हैं, a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या के लिए माना था तो √3 बराबर a बटा b होगा, b नॉट इक्वल टू 0 होता है, a और b दो पूर्णांक हैं, ये b इस साइड में जाएगा तो 3 √3b बराबर a होगा, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये आएगा 3b² बराबर a², यानी 3b² 3 से विभाजित है तो a² भी 3 से विभाजित होगा। समीकरण नंबर 1 इस प्रकार लिख दोगे। इसके बाद अपन लिखते हैं a बराबर, यानी a के लिए कोई नया कथन होगा, a बराबर 3, b की जगह नया पूर्णांक लेके आते हैं, b की जगह नया पूर्णांक लेके आते हैं c, तो a बराबर होगा 3c। दोनों तरफ फिर वर्ग कर देते हैं तो a² बराबर 9c², a² की जगह आएगा 3b², यानी समीकरण 1 से, तो 3b² बराबर 9c², दोनों को 3 से डिवाइड किया तो b² बराबर 3c², 3c² 3 से विभाजित है तो b² भी 3 से विभाजित होगा, यानी समीकरण 1 भी 3 से विभाजित था और समीकरण 2 भी 3 से विभाजित है। तो अतः हम कह सकते हैं कि हमारा कथन विरोधाभास है, यानी जो कथन माना था वो गलत है, क्योंकि उसमें तो बोला गया था कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जबकि हमारा तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा माना गया कथन गलत है या फिर विरोधाभास है। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, √2 मैंने करवा दिया, √3 मैंने करवा दिया, √3 आपको करना है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा ज़रूर बताएं, SMS करके। अगले वाले वीडियो में अपन ज़रूर करवाएंगे। परंतु अगर आपको √2 और √3 समझ में आ गया तो √5 आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। जहाँ 3 आएगा वहाँ √5, जहाँ √3 है वहाँ √5 हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इसी प्रकार से होगा, जो बातें लिखी हैं वही बातें उसमें लिखनी है, बस संख्या का फ़र्क आएगा। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार से √5 होगा, √3, √2, √5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप ये मत सोचो कि इस साल स्कूल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मान लो कि कोरोना के चलते इस साल स्कूल अगर नहीं लग रहा है तो अगली साल यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में या तो खुल सकता है या फिर ना भी खुले। तो आपको तो पढ़ना चाहिए नहीं, आप ऑनलाइन क्लासें ले सकते हो, मैथ की, साइंस की,
संस्कृत की भी, हिंदी, इंग्लिश यानी सभी सब्जेक्ट की आप ऑनलाइन क्लासें ले सकते हो, तो आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रहेगी, वरना आप धीरे धीरे सब कुछ भूल जाओगे। इसलिए आप रोज़ाना 6 घंटे, 6 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट हैं तो 5, 6 हैं तो 6, आप रोज़ाना 1-1 घंटे सभी की क्लास ज़रूर लें। जब भी आपकी स्कूल खुलेगी तो आप उसी प्रकार होगे जिस प्रकार आप कंटिन्यू पढ़ते थे, वरना आप सब कुछ भूल जाओगे। इसके बाद अपन देख लो, अंडर 2 देख लिया था, अंडर 3 देख लिया था, अंडर 5 आपको करना है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे 7 अंडर 5, यानी आगे एक एग्जाम्पल है। 7 अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी 7 अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, किस प्रकार करेंगे? माना 7 अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, माना 7 अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, तब a और b दो, a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, 7 अंडर 5 एक परिमेय संख्या है और 2 सहअभाज्य a और b 2 सहअभाज्य पूर्णांक हैं। 7 अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, तब a और b 2 सहअभाज्य पूर्णांक हैं। एक बार वो 7 अंडर 5 में अभाज्य गुणनखंड कॉमन उभयनिष्ठ वाले ना लिखो। इसको किस प्रकार करेंगे? यानी परिमेय संख्या माना है तो अपन क्या लिखेंगे? 7 रूट 5 बराबर a बटा b, b नॉट इक्वल टू 0। अंडर 5 बराबर क्या होगा? a बटा 7b, यानी 7 क्या है? परिमेय संख्या है। अंडर 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी 7 को उठा के a के अपॉन में लिए, यानी क्या बन गया? 7b। क्या बन गया? 7b। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है a बटा 7b एक परिमेय संख्या है। यानी जिस प्रकार अंडर 3, अंडर 2, अंडर 5 किया था, उस तरीके से आपको नहीं करना है। 7 अंडर 5 इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा शॉर्ट में हो जाएगा। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि a बटा 7b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। 7a बटा 7b एक परिमेय संख्या है, परंतु अंडर 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अंडर 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा यह कथन विरोधाभास का मतलब यानी अपोजिट है, गलत है। अर्थात गलत है। कौन सा कथन है? जो अपन ने माना था कि 7 अंडर 5 एक परिमेय संख्या, ये कथन हमारा क्या था? गलत था, गलत माना था। माना यह कथन विरोधाभास है, अर्थात गलत है। अब लिखेंगे रुक के, अतः अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर 5 एक अंडर 5 तो एक अपरिमेय संख्या है। अंडर 5 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो a बटा 7b भी एक
अपरिमेय संख्या है। ये देखो किस प्रकार हुआ, एक बार दोबारा देख लें। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब a और b दो सह-अभाज्य पूर्णांक होंगे। यानी परिमेय संख्या के लिए बोल रहा था तो 7√5 बराबर a बटा b, b नॉट इक्वल टू 0। इसको इधर भेजा तो अच्छा 7 को इधर भेजा तो 5√5 बराबर a बटा 7b। यहाँ a बटा 7b तो समीकरण 1 से स्पष्ट है कि a बटा 7b तो एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा जो कथन माना था वो कथन विरोधाभास हो गया। यानी किस प्रकार, √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो a बटा 7b भी एक अपरिमेय संख्या होगी। किस प्रकार देखो, एक परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या, यानी 2 एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर 3 होगा। यानी एक परिमेय संख्या के परिमेय संख्या बराबर होगी, अपरिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या इक्वल होगी। तो ये तो √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो a बटा 7b भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो a बटा 7b भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार भी लिख सकते हो, 2-3 तरीके से लिख सकते हो। यानी √5 एक अपरिमेय संख्या तो a बटा 7b भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारा माना गया कथन विरोधाभास है, अर्थात √5 ये लिखो, यहाँ लिखो 7√5, क्या लिखोगे 7√5, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, किस प्रकार लिखोगे, √5 बराबर √5 एक अपरिमेय संख्या तो a बटा 7b भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारा माना गया कथन विरोधाभास है। इससे स्पष्ट है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। जो आपको बेटर लगता है उस तरीके से आप इसको संतुष्ट कर सकते हो। चलो इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो बस आपको इतना ही करना है। ये बातें जो अपन पहले सीख चुके हैं उसी प्रकार आपको सेट करनी है, यानी लिखनी है। आपको बस पहले आप √2 पूरा ध्यान से समझो और 2-3 बार करो। आप मैथ में जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा तैयार होगा। 2-3 बार एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार कर लो, फिर आपको √2 तैयार हो गया, तब बाकी सभी ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 यानी क्वेश्चन क्या है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये बताना है। ठीक है, उसी तरीके से करेंगे अपन। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। a और b दो पूर्णांक, a और b दो सह-अभाज्य पूर्णांक है, लिख लेना, दो सह-अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, परिमेय संख्या के लिए बोला था तो अपन लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर a बटा b। परिमेय संख्या के लिए तो बोला गया था। ये देखो 3 तो क्या है, परिमेय संख्या है, तो इस तरफ ले आते हैं। 2√5 बराबर क्या आएगा, a बटा b। ये 3 देखो आप भाग में मत ले जाना, 3 क्या है, प्लस में है। प्लस वाली वैल्यू कभी भाग में नहीं जाती है, गुणा वाली वैल्यू भाग में जाएगी, यानी प्लस वाली वैल्यू इस तरफ आएगी तो -3 होगा, a बटा b -3 होगा। देखो √5 बराबर a बटा b -3, यानी 2 को और ले आते हैं। 2 एक परिमेय संख्या है, इसको अपन लेके आएंगे तो ये आएगा भाग में, a बटा 2b -3, a बटा 2b -3 होगा। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1, इसको दे दोगे आप समीकरण नंबर 1। इसको एक बार यहाँ तक लिखो। देखो आगे लिख लो एक बार, 2√5 बराबर a बटा b, यानी √5 बराबर a बटा 2b -3। ठीक है,
यहाँ लिख लेते हैं। अतः बस यहीं तक करना है आपको, इस टाइप से हो तो। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है, सॉरी इस प्रकार ना लिखें, सीधा लिख लो आप। a बटा 2b माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। a बटा 2b माइनस 3 तो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। एक बार ध्यान से देखें क्या लिखा है। a बटा 2b माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, अपने माना भी था। ये परिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर है, तो √5 भी एक है, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं, किस प्रकार जानते हैं? √5 अपने प्रूफ करके देखा था कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या होती है। ये अपन प्रूफ कर चुके हैं पहले से कि √5, √2, √3 तो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या लिखोगे? परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अतः हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तब a बटा 2b माइनस 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये इसके इक्वल है, तो ये अपरिमेय संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना? जो अपन ने माना था कि √5 तो एक है, 2 + 3 + 2 √5 तो एक है परिमेय संख्या, जो माना था। अतः हमारी कल्पना गलत है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक लिखो एक बार, यहाँ तक लिख लो इसको। इसके बाद अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अपरिमेय संख्या है, ठीक है नहीं? यहाँ भी लिख लेना। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि a बटा 2b माइनस का 3 एक परिमेय संख्या है। आप 1-2 क्वेश्चन ध्यान से कर लोगे। वज्र गुणा किया था उसी प्रकार आप देखो, वज्र गुणा करोगे तो ये बनेगा आपका b को 1 से गुणा किया तो b, और √2 को a से गुणा किया तो ये बनेगा आपका b बराबर √2। ये वही क्वेश्चन है जो √2 को प्रूफ करोगे, उसी तरीके से अपन 1 बटा √2 को प्रूफ करेंगे। देखो ये चेंज हो गया नहीं, अब की पहले तो यहाँ था √2, अब की बार यहाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका दूसरा हो जाएगा, पहला भी हो जाएगा। तीसरा देखो p और q अभाज्य पूर्णांक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि √p + √q एक अपरिमेय संख्या है। ये अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगला ही जो भी क्लास होगी। तब तक आप पार्ट फर्स्ट व पार्ट फर्स्ट यानी 2.1, 2.2, 2.3 के एग्जाम्पल और क्वेश्चन ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों।